सौभाग्य की बात है कि मैं नगर निगम के चुनाव प्रचार के लिए पहली सभा को संबोधित करना है, क्योंकि अभी तक तो थोड़े दिन पहले तक टिकट फाइनलाइज करने में और कौन कितना कैंपेन कर पा रहा है, उसका कैंपेन कितना स्पीडअप हो गया, उसमें लगे हुए थे। भाई आप भी बैठ जाओ तो कुछ लोगों से पीछे और सिर्फ इसलिए नहीं कि आज हम चुनाव लड़ने के लिए यहाँ खड़े हैं, बल्कि हर चीज में ये टीम मेरे आसपास जो खड़ी है, उसे एसएमसी में हो या अदर देन हमारे विधानसभा में, वार्ड में, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग जोन्स में, जिस तरह का कॉन्फिडेंस यहाँ की टीम को लेकर रहा है, बहुत कम टीम ऐसी है जिनपे लेके ऐसा ब्लाइंड फेथ रहता है। तो मेरे लिए अच्छी बात है। कहते हैं शुरुआत थोड़ा आसान काम से कर लेनी चाहिए। तो और ऊपर से एक तो इतनी शानदार हमारी टीम जो पहले से बैकअप में बहुत बैकबोन की तरह से खड़ी हुई है, ऊपर से संजय भाई जैसे प्रत्याशी जिनके अपने व्यवहार की वजह से मुझे यहाँ कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, जिनके अपने पुराने काम, क्योंकि संजय भाई का अपना योगदान समाज में, अपना योगदान हम सब के बीच में बहुत उल्लेखनीय है। और मुझे लगता है कि हालांकि हमारे सब तमाम साथी पिछले कई महीने से, पिछले कई साल से सब लगे हुए हैं, लेकिन संजय भाई जैसे साथियों के आने से हम सब और मजबूत होते हैं। हमारे लिए अच्छी बात। हर आदमी का, अभी जब मैं आया तब से लेके यहाँ शिक्षा की बात हो रही है और भी कामों की बात हुई, हर आदमी का एक ड्राइविंग फोर्स होता है कुछ भी करने का। सुबह उठते हैं, शाम तक हम जो कुछ करते हैं सब अपने ड्राइविंग फोर्स से करते हैं, चाहे पैसा कमाना हो, बच्चों के लिए कुछ करना हो, सुख सुविधाएं जुटाना हो, ऐशो आराम करना हो, हर चीज के पीछे कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स होता है। मेरे राजनीति में आने का ड्राइविंग फोर्स एजुकेशन। मैं कभी भी जिंदगी में सोचता नहीं था कि राजनीति में आऊंगा, कभी जिंदगी में ये नहीं सोचता था कि मंत्री बनेंगे, काम करेंगे, ऐसे मतलब मंत्रालय में बैठेंगे, सचिवालय में बैठेंगे। लेकिन मौका मिला, ये जरूर सोचा था कि पत्रकार था, जिंदगी में कभी मौका मिला तो एजुकेशन पे काम करेंगे, पर ये नहीं सोचा था जिस तरह के लोगों से दिन रात कर रहे हैं वो कष्टकारी काम है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई चीज हिम्मत बनाती है बार बार, तो ये बताती है कि जमे रहो, इसी राजनीति के माध्यम से देश की एजुकेशन बनती है। क्योंकि राजनीति के माध्यम, राजनीति में आके हम एजुकेशन बदलने की पावर पाते हैं, इसलिए मैं राजनीति में, इसलिए मैं राजनीति। अरविंद भाई का अपना एक ड्राइविंग फोर्स है, हम सब उस ड्राइविंग फोर्स में, उस ड्रीम के ड्राइविंग फोर्स में तो ड्रीम है। अरविंद केजरीवाल जी का अपना एक ड्रीम है और हम सब उस ड्रीम के हिस्से हैं। मैं अभी तिहाड़ जेल से निकल के आ रहा था, सामने से, तिहाड़ के सामने से गुजर के, तो मुझे फिर से याद आई वो चीजें, तो वो ड्राइविंग फोर्स जब आते हैं हमारे साथ में जुड़ के, तो वही है। 2 साल पहले दिल्ली के लोगों ने, आप सब लोगों ने मिलके एक करिश्मा किया कि एक नई पार्टी को सिर्फ इस ड्राइविंग फोर्स की वजह से, ये पार्टी है जो दिल्ली को करप्शन फ्री कर सकती है। तो उसके लिए 70 में से 67 सीटें दे दी और आज 2 साल में उस ताकत की बदौलत, उस भरोसे की बदौलत मैं चुनौती देके कह सकता हूं, जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी सरकार ने हेल्थ में, एजुकेशन में, बिजली में, पानी में जितनी तेजी से काम किए, भास्कर आप मैडम आप आइए, जितनी तेजी से काम किए, मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी ने किए हो। मतलब हम बहुत सोचते थे, और मैं जब कह रहा हूं तो आप सब कनेक्ट कर फील कर सकते हैं। हम अधिकतर लोग इस स्थिति में होते हैं कि घर में कोई बीमार हो जाए तो इस बात की चिंता होती है कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा, पर साथ साथ इस बात की भी चिंता होती है कि ठीक तो हो जाएगा, लेकिन मैं बिल भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा अस्पताल में। दोनों चिंताएं एक साथ चलती है जब कोई अस्पताल में भर्ती होता है। लेकिन आज बहुत नवीन प्रयोग कर करके आज आम आदमी पार्टी ने आम जनता के अंदर से ये चिंता दूर करने की सारी पॉलिसी शुरू कर दी। आज आप बीमार हो, आप मोहल्ला क्लिनिक आ जाइए, आपको शानदार एमबीबीएस डॉक्टर, टेस्ट, दवाइयां सब फ्री हैं।
आपको ज्यादा टेस्ट वेस्ट कराने, स्पेशलाइज चेकअप कराने, आप पॉलिक्लिनिक आ जाइए। हॉस्पिटलाइज होना है, आप हॉस्पिटल में आ जाइए, फ्री दवाइयां मिलेंगी, सारे टेस्ट फ्री हैं। फिर भी अगर अब रश है, जनता तो देश भर से आती है, जब फ्री हो गया तो उड़ीसा से, मैं एक दिन अस्पताल में गया, उड़ीसा से आए हुए थे, मैंने कहा इतनी दूर आए आप इलाज करवाने, उड़ीसा में भी अच्छे हॉस्पिटल है। बोले कि ट्रेन का किराया कम है, वहां पैसा ज्यादा लगता है, सरकारी अस्पताल में ज्यादा लगता है, इसलिए तो जब इतने लोग आ रहे हैं पूरे देश भर से, तो रश भी होगा। अब रश होगा तो हम अगर बीमार हो तो या तो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंतजार करिए या प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे देके करिए। तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रश है तो उस रश की वजह से किसी का इलाज में डिले नहीं होगा। प्राइवेट अस्पतालों के साथ टाई अप कर लिया कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को वेट करना पड़ेगा तो वेट करने की जरूरत नहीं है, हम प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा लेंगे और सरकार अपने खर्चे पे कराएगी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सरकार पे ट्रस्ट किया। किसी एक व्यक्ति ने अगर सरकार पे ये भरोसा किया है कि मैं ऐसी सरकार चुनूं जो मेरे इलाज की व्यवस्था करेगी, तो फिर इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे फिर सरकार को जो करना हो। और इसी को मैं विकास कहता हूं, इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। अगर किसी राज्य में, किसी देश में रहने वाला या शहर में रहने वाला एक आम आदमी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है कि मेरे घर में किसी का इलाज कराने की जरूरत पड़े, ईश्वर ना करे कोई बीमार हो जाए और मुझे किसी का इलाज कराने की जरूरत पड़े, तो मेरी सरकार ने इलाज के पर्याप्त इंतजाम कर रखे हैं। अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता तो विकास नहीं है शहर में। हम कितने ही बड़े बड़े हाईवे बनवा लें, हम कितने ही बड़े बड़े मॉल बनवा लें, पर अगर शहर का एक आम आदमी आंख बंद करके ये नहीं सोचता कि मेरे घर में बच्चे से लेके बड़े व्यवस्था के बाद, कोई भी आदमी को छींक भी आती है तो दुख तो होता है, चिंता तो होती है, वो चिंता अपनी जगह, लेकिन इलाज का पैसा कहां से आएगा, हॉस्पिटल में बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल में कितने दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना निश्चिंत किसी शहर में आदमी इस बात को लेकर होगा, उतना ही विकसित वो शहर होगा। हमारी डेफिनेशन डेवलपमेंट की, हमारी डेफिनेशन डेवलपमेंट की ये है, और जिस पर हमने पिछले 2 साल में काम किया कि किसी आदमी के घर में कोई बच्चा पैदा हो, उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं कि इनके बच्चों का एडमिशन ट्रांसपेरेंट तरीके से ना हो जाए। 20-20 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए पर हेयरिंग लेके कौन रखते हैं? वही उसी कांग्रेस के हैं। ये तो छोटी चीज है कि वो पैसे लेके टिकट देते थे, बड़ी चीज है कि वो पैसे लेके उन्होंने स्कूल भी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद की। इसलिए मैं खड़ा हूं यहाँ पर, और इसीलिए पिछले 2 साल में जितना एजुकेशन पे हमने, आज गवर्नमेंट स्कूल, मैं ये नहीं कह रहा अभी सुधर गया, पर आप 2 साल पहले जाएं, आपके घर के, आप में से कुछ लोगों के हो सकता है बच्चे पढ़ते हो सकता है कुछ लोगों के टीचर्स जानकार हो, प्रिंसिपल जानकार हो सकता है कुछ के घर में काम करने वाले, फैक्ट्री में, दुकानों में काम करने वाले कलीग्स के बच्चे पढ़ते हो, उनसे पूछिए 2 साल में अंतर आया। इसलिए है कि क्योंकि मॉडल एजुकेशन का ये लगा रखा है, कोई शहर में, देश भर में यही मॉडल कर रहा है साहब। किसी भी शहर में अगर 1000 बच्चों का एडमिशन होना है तो 100 बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो जाए, 900 बच्चे वही चपरासी बनने के लिए तैयार है। उनकी एजुकेशन उससे ऊपर की ना हो, उनकी एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन ना हो, फिर ये, और इसीलिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इन 100 बच्चों में से जब कोई फैक्ट्री लगाता है, उसको एक एम्प्लॉय चाहिए होता है, तो 900 बच्चों में से आता है जिसकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं, वो डिग्री पैसे लेके कहीं से डिग्री कर लाता है और उसके बाद एम्प्लॉय। देश वहां खड़ा, एजुकेशन के बिना देश का विकास हो नहीं सकता। मैं कहता हूं आज 2 ही कॉन्फिडेंस चाहिए, एक मैंने हेल्थ के बारे में कहा, और दूसरा ये कि किसी आम आदमी के घर में बच्चा पैदा हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि साहब मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, वो बड़ा हो रहा है, मुझे चिंता की बात नहीं है, जैसे ही 3 साल का होगा उसको नर्सरी में एडमिशन की व्यवस्था पूरी। और इसीलिए हमने आज गवर्नमेंट स्कूल में नर्सरी में एडमिशन शुरू करवाए, 150 स्कूलों में नर्सरी शुरू करवाई है। और एक नई चीज बना रहा हूं जिसकी व्यवस्था मैंने अनाउंसमेंट किया है, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। जैसे राजकीय विद्यालय, प्रतिभा विद्यालय, अब दिल्ली सरकार अभी इस साल से शुरू करेंगे, आप देखेंगे, और वहां मैं चैलेंज करूंगा। अभी मैं कह नहीं सकता कि सर्वोदय विद्यालय किसी बड़े डीपीएस या ब्रांडिंग ठीक नहीं है, पर आप कल्पना करें किसी बड़े स्कूल की, मैं ये नहीं कह सकता साहब उसके पार ले आऊंगा, 4-5 साल लगेंगे बुलाने में, लेकिन मैं ये चैलेंज करके कहता हूं 5 स्कूल शुरू कर रहा हूं अगले साल से, इसी सेशन से। उन 5 स्कूलों में मैं चुनौती देके कहूंगा कि दिल्ली का कौन सा प्राइवेट स्कूल आके टक्कर में खड़ा होता है।
क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि 2 साल में फाउंडेशन तय किया है उसका। 2 साल में हमने पूरी पाइपलाइन बिछाई है क्वालिटी एजुकेशन की, अपने टीचर्स को ट्रेन कराया विदेश भेज के, प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग कराई है। आज हमारी टीम में वो एनर्जी है, आज जैसे यहाँ टीम में एनर्जी है वैसी एजुकेशन की टीम में एनर्जी है। एसएमसी वाले जानते हैं हमारे सब लोग, एजुकेशन की पूरी टीम में एनर्जी आ रही है। तो उस एनर्जी से आज मैं कह रहा हूं कि 5 स्कूलों की तुलना करके देख लेना, किसी भी देश के, और दिल्ली के तो मैं बोल के चैलेंज कर रहा हूं, किसी भी बढ़िया प्राइवेट स्कूल को कंपटीशन देने वाले होंगे क्वालिटी में, एनवायरमेंट में, दोनों में बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल में देखिए। और वहां एजुकेशन फ्री होगी। धीरे 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 करके, समय लंबा लगेगा, 1000 स्कूल है गवर्नमेंट के, सेलिंग शिप को चेंज करना और मुश्किल होता है, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन करेंगे, इनको सारे को करेंगे। पर आज मैं एजुकेशन है, इन सब पे हम बात करते ही रहते हैं, और बस बिजली पानी इस सब पे बात मुझे लगता है काला साहब ने भी की, संजय भाई, सब लोग जानते हैं। मेन चीज और जो चीज हमारे हाथ में थी, बहने बैठी है यहाँ पे, आप जानते हैं कि किसी शराब की दुकान के सामने से निकलना कितना मुश्किल होता है। 2 ही पॉलिसी हो सकती है, या तो बिहार की तरह शराब बंद कर दीजिए, इलीगल शराब बिकती रहे, वो कोई बहुत वर्केबल पॉलिसी नहीं लगती मेरे को। आप रेगुलेट करिए तो ठीक से रेगुलेट करिए। हमने शराब की दुकानों के सामने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए कि यहाँ खड़े होकर कोई शराब पिएगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी है शराब पीने की। और आज पूरी दिल्ली में कम से कम 40 टीम अभी भी घूम रही होंगी खेतों के आसपास। वो वहां तो उन्होंने क्या बनाया यूपी में, रोमियो, वो प्रेम करने वालों को पकड़ते हैं, हम खुले में शराब पीने वालों को पकड़ते हैं। और पूरी दिल्ली रोजाना करीब 50, 60, 100 जितने हफ्ते चढ़ते हैं उनको ले जाके वो लोग थाने में बिठा देते हैं, अलग अलग जगहों से उठा के। कोई बड़ी चीज नहीं है, 5000 रुपए का जुर्माना है, कोई ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप सोचिए, एक सामान्य आदमी बाहर खड़े होके कार में या किसी पार्क के कोने पे या जूस की दुकान पे खड़े होकर शराब पी रहा है, और वहां से निकल, और अड्डा बन गया वो, वहां से निकलने वाली महिलाओं के लिए वो सुरक्षा है, क्योंकि वहां से जब आप अंदर डाल लेते हो तो फिर आपको ध्यान ही नहीं रहता कि आपकी भी बहन बेटी हो सकती है, आप शुरू हो जाते हो। वो एक इनसिक्योरिटी हो गई। आज उसको पकड़ के 10 बजे 11 बजे वह थाने ले जाते हैं, रात भर थाने में रहता है बंदा, अगले दिन 10 बजे सुबह जाके पेश होता है मजिस्ट्रेट के सामने, वहां उसको जमानत मिलती है, फिर मुकदमा चलता है, अंत में 5000 रुपए का जुर्माना देके छूटता है महीने 2 महीने बाद में। इतना ह्यूमिलेशन एक दिन की शराब के लिए काफी। खुले में शराब पीने, घर में बैठ के पियो, किसको मना किया, बाहर में बैठ के पियो, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सड़क पे खड़े होकर पियोगे और उसको अड्डा बनाकर रखोगे, यही हमारे पास पावर की हमने इसका ईमानदारी से यूज किया। तो साथियों, आज तो जिसलिए आया हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन में काम किया, हेल्थ में काम किया, बिजली पे काम किया, पानी पे काम किया, एक्साइज इश्यूज पे काम किया। एक मेन काम दिल्ली में, 2-3 मेन काम है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक है कि कूड़ा बहुत है, चारों तरफ बहुत कूड़ा, और उसको हम ही साफ कर सकते हैं, क्योंकि हमें ना तो ट्रक वाले से ठेका चाहिए जो कूड़ा उठाता है, ना हमें प्रॉक्सी कर्मचारियों की तनख्वाह में शेयर चाहिए, क्योंकि आपके मोहल्ले में पता चला कागजों पे तो 50 कर्मचारियों की तनख्वाह जा रही है, एक्चुअली बेचारे 10 को ही मिल रही है, तो 40 के ऊपर से कहीं निकल जा रही है। वो 40 के चक्कर में बेईमानी है। अगर वो 40 की तनख्वाह निकलनी बंद हो जाए तो आपके यहाँ 20 लोगों को तनख्वाह मिल सकती है 10 की जगह, और 20 लोग आ सकते हैं सफाई करने। 10 लोग कहां तक करेंगे? उनको आधुनिक मशीनें नहीं दी जाती। तो हम दिल्ली को साफ करने का सपना लेके आए आपके सामने, जैसे करप्शन फ्री दिल्ली, एजुकेटेड दिल्ली, हेल्थ की फैसिलिटी वाली दिल्ली, वैसे ही साफ सुथरी दिल्ली का सपना लेके आए आपके सामने। उसके लिए हमें 23 तारीख को वोट डालने की बात करनी है। दूसरी चीज, कोई भी आदमी मकान बनाता है दिल्ली में, उसको सबसे बड़ी टेंशन रहती है एमसीडी वालों को कितना देना है, और हर जगह एमसीडी के दलाल घूमते हैं हर जगह। तो वो बंद करवाना है। हमने प्लान बनाया पूरी दिल्ली में, अलग अलग साइज के प्लॉट के नक्शे बना के पहले से ही अप्रूव करके वेबसाइट पे डाल 10-10, 15-15 क्या मकान बनाता है आदमी। हम में से कोई भी आर्किटेक्ट से पूछ लो, 2 खंबे इधर 2 खंबे उधर करके 50 गज के पे बना लो या 500 गज के पे बना लो, 10-15 तरीके के नक्शे बनते हैं। किसी को और भी अलग तरीके से बनाना है, फिर डिजाइन का अप्रूव करवा ले, खाली बैठे रहेंगे अफसर तो, क्योंकि अभी तो बहुत बिजी रहते हैं, और फिर तो खाली हो जाएंगे ना। हर आम आदमी इंटरनेट पे जाए, वो देखे भाई मेरा 50 गज का प्लॉट है, चलो 50 गज के ये नक्शे 10 तरह के मेरे सामने हैं, बीवी बच्चे परिवार दोस्तों के सामने बैठे कौन सा वाला नक्शा बढ़िया रहेगा, उसका प्रिंट आउट निकाले, उसकी कोई थोड़ी सी नॉमिनल सी फीस होगी, वो फीस जमा कराए, बोले मैंने आपका 50 साइज D नंबर का नक्शा चुन लिया है, मैं इसके हिसाब से बनवा रहा हूं, इसका
अपने प्लॉट के बाहर चस्पा लगा दे, पुलिस वाले को भी पता होगा, नगर निगम वाले को भी पता होगा, अप्रूव कराने की जरूरत नहीं। कोई नक्शा प्री अप्रूव नक्शा वेबसाइट पे डाल दो और फीस कर लो, फीस की पर्ची जेब में लेकर रखेगा। भाई 50,000 1 लाख रुपए अभी रिश्वत जाती है पर लेंटर, उसकी जगह मैं कोई फीस तय नहीं कर रहा है, और मान लो 5,000 रुपए फीस देके आपने डाउनलोड कराया, आपने ऑनलाइन 5,000 रुपए का फीस का पेमेंट किया, दोनों स्लिप आपने सामने लगा दी, किस पुलिस वाले की हिम्मत है आपसे रिश्वत मांग लेगा? किस नगर निगम वाले की हिम्मत है कि आपसे रिश्वत मांग लेगा? वो करना है। ये जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है ना नगर निगम का, संजय भाई तो जानते हैं, इन्होंने तो देखा है बहुत नजदीक से वहां पे, वो सबसे बड़े भ्रष्टाचार करता है। आज वहां का भ्रष्टाचार कर दो, नगर निगम का टैक्स लेवल ऊपर आ जाएगा तुरंत। आप सोचो ये 50,000 1 लाख रुपए जहां इकट्ठे होते हैं, वहां 5,000 रुपए 2,000 जितना भी फीस हो उतना तो आम आदमी आराम से देगा, धक्के खाने की जरूरत नहीं, इंटरनेट से निकल रहा है। तीसरी चीज हाउस टैक्स आज ही अनाउंस किया केजरीवाल ने, बहुत बड़ी चीज है, देश में कहीं नहीं है। हमने सारी कैलकुलेशन पिछले 2 साल में करके देखी है। जब जब मेरे पास नगर निगम के बजट के खर्चों की फाइल आती थी, हमेशा मैं देखता था हाउस टैक्स कितना इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता था। हाउस टैक्स इकट्ठा करने का काम बेईमानी का काम है, ईमानदारी का काम नहीं। आपका आज झगड़ा हो जाए, आपके यहाँ 10,000 रुपए का तुरंत नोटिस आ जाएगा हाउस टैक्स का, फिर आप सेटल कर लेना, 500 रुपए में काम चल जाएगा। यह धंधा बना रखा है हाउस टैक्स को, इसलिए अब इतना काम कर रखा है, और कुल मिला के ज्यादा इकट्ठा नहीं होता। जैसे हम साउथ में बैठे हैं, मेरे को साउथ की भी ध्यान नहीं है, नॉर्थ का 300 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स इकट्ठा होता है सारी मेहनत के बाद। आज हमने अनाउंस किया, बस आज हमने अनाउंस किया है नगर निगम में हमारी सरकार बनेगी तो पूरी दिल्ली में रेजिडेंशियल हाउस टैक्स खत्म कर देंगे, किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं है। अब करो कमियां कौन करेगा? जड़ को काट दो भ्रष्टाचार की। हाउस टैक्स लेना, इकट्ठा करना भ्रष्टाचार की जड़ है, नक्शा पास कराना भ्रष्टाचार की जड़ है, उसी को साफ कर दो। नक्शा पास कराने की आपको जरूरत ना पड़े, पहले से ही 5 नक्शे आपके पास उपलब्ध होंगे। हाउस टैक्स देने की आपको जरूरत नहीं पड़े, घरों से हाउस टैक्स किसी का सबका माफ दिल्ली में हाउस टैक्स खत्म कर देंगे। तो ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, इसके लिए आपकी मदद चाहिए। जैसे मैंने कहा, मेरे लिए संजय पुरी बहुत प्यारा आदमी है, मेरे मित्र हैं, जब से मेरी पार्टी में जुड़े, मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं इनसे, भले ही ये घर नहीं आते हैं ज्यादा, क्योंकि मैं परिक्रमा मैं मिलूंगा कि इनको घर भी आएंगे तो कोई फायदा नहीं है, मैं किसी स्कूल में दौरा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए संजय पुरी का पार्षद करना बिल्कुल महत्वपूर्ण है। 100% मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि आपकी और हमारी वोट मिलकर ऐसे सिस्टम पे पड़े कि जाके जहां से दिल्ली का कूड़ा साफ हो सके, जहां से नक्शे पास करने में भ्रष्टाचार खत्म हो सके। ये जो कुत्ते और बंदर घूमते हैं ना गलियों में, इम्यूनाइजेशन के नाम पे कितना पैसा जाता है आप सोच नहीं सकते, वो सारा बर्बाद हो गया। दिल्ली सरकार में मैं तो अभी टाइप करना शुरू किया है, एक वहां पे असोला में 14,000 बंदरों का खाना रोज जाता है वहां से फल, आपको आइडिया नहीं हो सकता सरकारों में क्या क्या नहीं करते हैं लोग। कहां से यही बंदर पकड़ पकड़ के नगर निगम वाले कहते हैं कि हमने पकड़े वहां छोड़ दिए, नगर निगम वाले हमें दिखा देते हैं। ईमानदारी से नहीं लगेंगे, डोनेशन के पैसे भी खा जाओ और उनका जो फीडिंग होती है वहां उसका भी पैसा खा जाओ, फिर तो क्या फायदा। तो इसलिए ये सारी ऐसी चीजें जिनके लिए मैं चाहता हूं कि अगले लगभग 1 महीना हम सब मिलकर मेहनत करें, अगले 23 तारीख को दिल्ली की जनता से इसी नाम पे वोट मांगे। आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा आखिर में। हम लोग आए थे, हमने कहा था कि दिल्ली में 500 नए स्कूल खोलेंगे। हमको भी पता था कि जगह बहुत कम है, लेकिन जब मैं स्कूलों में जाना शुरू किया, मैंने देखा स्कूलों में तो आप में से बहुत लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, वहां आप देखते होंगे एक, और हम घर बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, वहां भी इस बात का ध्यान रखते हैं, 1-1 इंच जगह का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं हम लोग। कोई भी कोना वेस्ट आ रहा हो तो हम कहते हैं इसको यहां इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको यहां इस्तेमाल कर लेते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में इतनी जगह छोड़ रखी है इन लोगों ने, कहीं एक ब्लॉक ऐसे बना दिया उसके पीछे सारी जगह खाली पड़ी, एक ब्लॉक ऐसे बना दिया उसकी इधर खाली। किसी के पिताजी का क्या जाता, बोले जी स्कूल में जगह नहीं है। 1-1 इंच मैं खुद गया, इंजीनियर्स के साथ गया, नक्शे मंगवाए, मैंने फोटो खिंचवा के अपने दफ्तर में बैठा, सारे मैंने वॉल पे लगा के फोटो देखे दिन रात को बैठ जाता हूँ 10 बजे अपनी। और ऐसा नहीं है सिर्फ अफसरों नहीं, मेरे साथ कम से कम 10-12 वॉलंटियर्स की ऐसी टीम काम कर रही है जो मेरे जितने पागलपन से एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। 2000 एसएमसी मेंबर्स, ये लोग फोटो खींच के भेजते हैं वहां से,
अपने अपने स्कूल का, भैया देखो ये जगह खाली पड़ी है, हम 5 कमरे भर सकते हैं, उसको मैं फिर अपनी टीम के साथ असेस करता हूं। आज दिल्ली में 8,000 कमरे बन गए, 10,000 बनने की राह पे हैं। ये इनमें बच्चे बैठेंगे, इनमें म्यूजिक रूम, थिएटर, इन सब की वर्कशॉप चलेंगी, इसमें लैब बनेंगी। तो ये काम हुआ। बहुत सारे नए स्कूल भी बन रहे हैं, पर नई बिल्डिंग से ज्यादा काम आज 18,000 कमरों, आप 8,000 कमरों को देखें तो 200 स्कूल के बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ चुका हूं पिछले 2 साल, और 10,000 और जुड़ जाएगा तो 300 स्कूल का और जुड़ जाएगा, और तब तक 100 स्कूल की तो नई बिल्डिंग खड़ी हो जाएंगी, और जो स्कूल ऑफ एक्सलेंस निकल के आएगा वो अलग। दूसरी चीज कॉलेज। कॉलेज जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं कोई श्यामलाल या दयाल सिंह जैसा कोई नया कॉलेज खोलूंगा। मुझे नहीं पता कि अगर मैं कहूं मैंने डीयू का एक और नया कॉलेज श्यामलाल या दयाल सिंह या कोई भी अच्छा कॉलेज नाम दे सकते हैं, उसकी तरह से खोल दिया और हम कहेंगे हो गया। कितने लोग अपने बच्चों को वहां बीए कराना चाहेंगे? सब सोचते हैं कोई प्रोफेशनल डिग्री मिले जिसमें नौकरी की संभावना हो, इसलिए दूसरा 2 साल हो गए, एक सूचना नहीं मिलती है। 9 वोकेशनल कॉलेज खोल चुके हैं। 9 वोकेशनल कॉलेज में इस वक्त 2 साल, अब तो दूसरा बैच जा रहा है, करीब 1200 बच्चे, if I'm not wrong, मुझे फिगर्स एग्जैक्टली याद नहीं है, हो सकता है 800 हो, 800 या शायद 1200 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं, सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं। 9 कॉलेज खोल चुका हूं। इसके अलावा क्योंकि जब हम कहते हैं ना, आप में से अधिकतर लोगों से कहेंगे भाई आप बात करोगे, भाई इनको वोट दो, लोग कहेंगे अरे बड़ा कहा था कॉलेज खोलेंगे। मैं बता रहा हूँ 9 वोकेशनल कॉलेज खुल चुके हैं। आपके पड़ोस में, ज्यादा दूर नहीं है, करमपुरा में एक कॉलेज खुल चुका है नया, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, आपको याद होगा, उसके तो काफी हमने प्रचार हुआ था, करमपुरा में खुला। और कई चीजें ऐसी खोली हैं। देश की पहली दवाइयों पर रिसर्च करने वाली यूनिवर्सिटी अभी इंडिया में नहीं थी, क्योंकि देश की जरूरतों को समझते हैं ना। फार्मास्यूटिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी दिल्ली में हमने शुरू की, और उसमें 600 बच्चे उसमें भी पढ़ रहे हैं। 2 साल हो गए, दूसरा बैच शुरू हो गया। ये सब चीजें हो रही हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं चाहूंगा कि आप सब लोग देखें उसको, एक गूगल पे सब लोग, यूट्यूब पे देख लीजिएगा, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर दिल्ली करके टाइप करना। ऐसा स्किल सेंटर तैयार किया देश में कहीं नहीं है। आज 12वीं पास करके 1 साल की ट्रेनिंग के बाद बच्चों को 6 लाख रुपए की जॉब मिली, 8 लाख रुपए की जॉब मिली, 14 लाख तक की मिली। एक एक्सट्री में 14 लाख, और 6 से 8 तो कॉमन है। क्यों? वहां स्किल की ट्रेनिंग देते हैं, और स्किल की बहुत लोग ट्रेनिंग देते हैं। आप निकल जाओ जनकपुर राजनगर की रोड पे, विकास मार्ग की रोड पे, लेकिन वहां क्या है, आपको 3 महीने का फलाना कंप्यूटर कोर्स, फलाना डिग्ना कोर्स। मैंने एक कोर्स डिजाइन कराया कि नहीं साहब, 6 महीने का आपका कोर्स है तो इसको 1 साल का कर दो। एक ढंग में बच्चे को अंग्रेजी बोलने आनी चाहिए, ढंग में बच्चे को प्रेजेंटेशन आना चाहिए, ढंग में बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। बच्चा किसी रिटेल शॉप में, किसी कंप्यूटर शॉप में, किसी होटल में जाके खड़ा हो, कहीं और फाइनेंशियल सेक्टर में किसी रिसेप्शन पे जाके खड़ा हो स्किल्स के साथ में, तो उसको बात करने का भी आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि वो फाइनेंशियल कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन नहीं है। हमने उसमें प्रेजेंटेशन का भी कोर्स बनवाया, 1 साल की ट्रेनिंग करा दी, 6 महीने की रही उसको। आज उस 1 साल की ट्रेनिंग को कर करके 12वीं पास बच्चों को 6 8 लाख रुपए की जॉब, आज 100% प्लेसमेंट। आप ध्यान में देखिएगा, आपको यकीन नहीं होगा कि आपकी दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर के नाम से इतना शानदार स्किल सेंटर खोल दिया है। कल्पना नहीं कर सकते, लोग देखने आ रहे हैं उसको, यार ये करके दिया कैसे होगा। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा, वो तो आपकी बात का जवाब था कि हायर एजुकेशन में क्या चल रहा है। इसके अलावा और कई सारी चीजें अगले 1-2 साल के अंदर 20 नहीं, मैं कम से कम कह रहा हूं आपको 30 से ज्यादा कॉलेज देखे जाएंगे। लेकिन मेन चीज भैया साहब, कूड़ा साफ करना है, नक्शेबाजी में जो रिश्वत चलती है इसको बंद करना है, साफ सफाई होगी तभी होगा ना सारी चीजों का। तो मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूं, बात मेरी नहीं है, बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात अपनी दिल्ली की है। अपनी दिल्ली को बनाने के लिए हमको ये तो करने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम सबको लगना पड़ेगा। 23 अप्रैल के लिए कमर कस लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जब 26 तारीख को काउंटिंग हो रही होगी तो मशीनों से जैसे जैसे 9-10 बजे तक रिजल्ट आ रहे होंगे, उसमें संजय पुरी भाई पार्षद आप लोग बड़ा। थैंक यू वेरी मच।